अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लीगल आवर। मैं हूं फरियाल ख़ान। हर वेंसडे को हम आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हाज़िर होते हैं, आपके इमिग्रेशन के सवाल लेके उन पे लाइव अपने लंदन स्टूडियो से आपको उन पे मशवरा देते हैं। पहले आइए हम अपने मारे कानून से मिलते हैं, लियाकत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, वालेकुम क्या सलाम हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता ईद मुबारक आपको भी, और सब हमारे नाज़रीन को नाज़रीन भी। को भी। जी बिल्कुल, अच्छी गुजर गई ईद माशाल्लाह। रमज़ान अच्छा गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब याद आता है जब रोज़े नहीं होते तो फिर रमज़ान बहुत जी याद आता है। जी। लेकिन जैसे नाज़रीन आप जानते हैं कि शो हमारा इमिग्रेशन के हवाले से है। अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें तो आप हमें यहाँ लाइव कर सकते हैं, और लियाकत हुसैन साहब से जो मशवरा भी इमिग्रेशन के हवाले से लेना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0203-318-5801 0203-318-5801। पिछले हफ्ते शो नहीं हो सका, हम कर नहीं सके। ज़ाहिर बात है काफ़ी चेंजेस भी आते हैं, बाकी चेंजेस भी आए हैं। आई थिंक हम अपने नाज़रीन को परेशान नहीं करेंगे। चेंजेस काफ़ी उन्होंने कोई स्टूडेंट्स के हवाले से हम अक्सर सबसे पहले सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स पे बड़ी मेहरबानी हो रही है, नवाज़ात की बरसात है। उनमें से एक ये है कि अब जो स्टूडेंट पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस में आते थे, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान से कोई हैं जो स्पॉन्सरशिप पे आते हैं, जी बिल्कुल, पब्लिक फंडेड कॉलेज पे आते हैं, जो फंड्स उनको यहाँ की जो कि गवर्नमेंट से मिलते हैं, जी बिल्कुल, उनको काम की इजाज़त थी। अब जो नए आएंगे उनको काम की इजाज़त नहीं होगी। चलें, अब वो कहते हैं कोई फ़र्क हम ख़त्म कर रहे हैं कि पब्लिक फंडेड कॉलेज और आम जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बराबर। लेकिन जब लोग अगस्त से जी अगस्त में जी आप भी बताए थे, लेकिन जो हैरानगी की बात ये है कि जब ये लोग आएंगे तो ये गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी है यहाँ, गुजारा करना ऐसा इतना मुश्किल है। इससे तो यही लगता है कि ये चाहते हैं जी कि स्टूडेंट वही इस मुल्क में आए जो इकनॉमिकली बहुत साउंड बैकग्राउंड से है उनको जी, और पैसा हो, यहाँ के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को पे करें, काम ना करें। हमने एक प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि अब ये भी देखते हैं कि आपने जो ये प्रोवाइड किया कि अकोमोडेशन मेरी कहाँ होगी जी, और असल कॉलेज आपका कितना है, वो ये भी देखेगा एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर कि कॉल है कोई नहीं। जी मैं कह रही हूँ कि कितना दूर, हाँ जी, वो ये चेक करेंगे कि जी कितना दूर है, ट्रैवलिंग की कॉस्ट क्या होगी, क्या ये मुमकिन है कि स्टूडेंट वहाँ पहुँच पाएगा रेगुलरली बेसिस पे। इस बुनियाद पे भी रिफ्यूज़ल होंगे। हम लोगों ने, खैर हमारे नाज़रीन तो जानते ही हैं और हम सारे देख भी रहे हैं, जिनके कोई वाकिफ़ भी हैं कि स्टूडेंट्स पे काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा सख्ती हुई हुई है। कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये जो अब कोई 6-7 चेंजेस आए हैं वो हमें और भी ये दिखा रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बेहतर करना चाह रहे हैं अपने इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में या इंडिया जहाँ से भी आ रहे हैं, आउटसाइड यूके से अपने बेहतर करना चाह रहे हैं, उनको ये नहीं चाहते कि आके। अब देखिए इनकी कोशिश ये है कि एक जो रूट है ना 10 ईयर्स का, अमूमन स्टूडेंट ही उससे फ़ायदा उठाते थे। जी बिल्कुल, कि कुछ अर्सा स्टूडेंट के तौर पे PSW पे और आगे करके जब 10 साल पूरे हो जाएं तो 10 साल बुनियाद पे इंडेफिनिट की गुंजाइश थी है। जी बिल्कुल, लेकिन इनकी कोशिश है कि 10 साल कोई पूरे ना करे, फर्दर एक्सटेंशन लेनी है जी, मुल्क जाएँ बाहर, वहाँ से फिर नया वीज़ा लेके आएँ। इसमें ये भी चेंज है लियाकत साहब के, जिन्होंने जो लोग यहाँ आते हैं और बिलो डिग्री लेवल ये भी है करते हैं, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको उसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि यहाँ बिलो डिग्री A लेवल है जी, A लेवल का पढ़ने को अगर स्टूडेंट आता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आता है जी, तो अमूमन बिलो डिग्री लेवल के लिए मैक्सिमम 3 ईयर्स हैं, डिग्री लेवल पे 5 ईयर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के 7 ईयर्स हैं, PhD के 1 साल एक्स्ट्रा 8 ईयर्स हैं। 10 साल वो भी नहीं पूरे होने देंगे। बिल्कुल जी। अब ये कहते हैं कि जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट हैं, ब्रिटिश हैं, वो तो 2 साल में A लेवल कर लेते हैं, तो आपको 3 साल क्यों चाहिए भाई? तो ये भी उसका भी ये नवंबर से करने जा रहे हैं। यानी कि हर वो तरीका जिसमें दूसरा बंदा किसी को फ़ायदा पहुँचे। ये कहते हैं कि जी स्टूडेंट आएँ, जेन्युइन स्टूडेंट हों, आएँ पढ़ें, हमें फ़ी दें और वापस जाए। नहीं, जेन्युइन स्टूडेंट्स भी आके 3 साल करके कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि 10 साल पूरे करके यहाँ रह के कुछ बेहतरी कर लें अपने घर वालों के लिए या अपने लिए। नहीं, इनको फिर ये पसंद नहीं है ना।
हालांकि वो प्रोसेस जो है वो ज़ाहिर है 10 ईयर्स लीगल बुनियादों पे ही कोई अप्लाई करेगा इंडेफिनिट के लिए। ज़ाहिर बात है वो 10 ईयर हिस्ट्री देते हैं, अब तो इतना उन्होंने वो कहते हैं ना बाल की खाल निकाल के देखेंगे एक वो नेशनैलिटी के टाइम पे वो जो करेंगे तो फॉर्म में है कि आपने 10 ईयर्स की अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखनी है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको इजाज़त नहीं थी जी, ये अभी समझ तो नहीं आती ना लोगों को जी, कि जब उन्होंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया कोई मेंशन नहीं किया, काम किया है नहीं किया, 10 ईयर्स की उन्होंने यहाँ अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी है। बिल्कुल जी। और इतना अरसा बाहर नहीं रहे, लेकिन जब नेशनैलिटी के लिए 1 साल बाद अप्लाई करेंगे 10 ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जब देंगे तो वो चेक कर लेंगे कि इस स्टूडेंट को क्या काम की इजाज़त थी, नेशनल इंश्योरेंस नंबर तो वो होगा ना जी बिल्कुल, और उसके अंदर वो चेक आएगा, सारा कुछ सिस्टम कंप्यूटराइज है जी बिल्कुल। वो कहेंगे जी यू आर इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, अब आप इंसार करो। लोग ये एहसास नहीं करते, पता नहीं हमारे नाज़रीन करते हैं यानी कि जो ये 10 साल उन्होंने ये जो अब मांगी है हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये कितना बड़ा वो डिटेरेंट है किसी के भी आगे एग्जैक्टली क्योंकि नेशनलिटी तो है ही मैटर ऑफ प्योरली मैटर ऑफ डिस्क्रेशन। जी बिल्कुल, लेकिन वो डिस्क्रेशन के आप तो और पहाड़ बन गया ना उनके लिए, केस वर्कर के लिए, मतलब कि जितना मैं कोई वजह लगा के जी बिल्कुल, जितना मैं और सोचती हूँ, जितना आपके साथ और बैठ के शो करते हैं, मुझे और एहसास होता है कि जो ये 10 ईयर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चेंज है। ऐसा कैच है ना, इतना बड़े फंसेंगे लोग इसमें कि उन्होंने करा बड़ा सिंपली है लेकिन इतना इफेक्टिव है कि वो किसी को भी अब चाहे आपकी हर चीज़। हाँ, सही बात। मुझे काफ़ी दुख भी होता है स्टूडेंट्स के लिए, ज़ाहिर बात है लोग इतने पैसे खर्च करके आते हैं। इन्होंने ये भी अब कह दिया है कि जो स्टूडेंट्स जो अब बैन कर देंगे स्टूडेंट्स को कि जो नॉर्मली स्विच कर सकते थे टियर 2 पे, ये भी एक है कि जी अपने स्टूडेंट वीज़ा से वर्क परमिट पे, इसमें भी कोई तब्दीली आ गई है। हाँ जी, वो भी नवंबर से है कि जो स्टूडेंट थे, मिसाल के तौर पर जो कॉलेज एक स्टूडेंट आए हैं कॉलेज उनका बैन हो गया जी, तो पहले चांस था ना कि वो मसलन माँ से चाहती हूँ मैं कॉलों पर रोकना नहीं चाहती आपको, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। हम अपनी कॉल लेंगे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गई, अब दोबारा फ़ोन कर लीजिए, आपको अपना नंबर देते चाहते हैं 0203 318 5801। सॉरी डॉक्टर साहब, बस मैं फिर कॉल आ गई, मैं आपको सॉरी डिस्टर्ब करती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ये क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं नदीम अब्बास बात कर रहा हूँ। जी नदीम साहब, आप लियाकत साहब से ऑन एयर बात कर रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे आप? ओह अच्छा, हाँ आवाज नहीं आ रही थी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है, प्लीज पूछिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी भाई, मेरी मिसेज यहाँ पे, मैं इंडेफिनिट वीजा है मेरे पास, और मेरी मिसेज है यहाँ पे, ये स्टूडेंट थी, पाकिस्तान से आई हुई थी जी, और इनको अपना डिपेंडेंट पे अप्लाई किया था वीजा जी, उस पे एक आध कोई वो मेरा सेल्फ एम्प्लॉयड केस था, उस पर ऑब्जेक्शन लग के आया। हम हियरिंग के लिए कोर्ट में गए, वहां पे हमने सारे 302 SA 302 और SA 100 जी हमने सारे डॉक्यूमेंट। अब उस दिन जो है जज ने भी, होम ऑफिस की जो वकील थी उसने भी कहा कि सॉर्ट ऑफ वी हैव टाइम फॉर यू गाइस, जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे थे, लेकिन उन्होंने कहा जी डिसीजन पेंडिंग है, आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स विल गिव डिसीजन। जब डिसीजन आया फिर उस पे ऑब्जेक्शन था। अब वो ऑब्जेक्शन ये था कि आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा करवाने थे, लाइक S 302 जो होता है जी। अब सेल्फ एम्प्लॉयड का वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो अप्रैल के बाद ऑब्वियसली जब हम रिटर्न्स जमा करवाएंगे तभी हमें मिल सकता है, वो एप्लीकेशन के टाइम पे हमें मिल ही नहीं सकता, हमें मिला ही उस टाइम पे है, तो हाउ कैन वी सबमिट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब जो वकील साहब थे हमारे जिन्होंने, तो वो कहते थे कि ये आप पे मतलब सही नहीं है जो ऑब्जेक्शन लगा है, आप क्या एडवाइस करेंगे इस मामले में? देखिए भाईजान, ज़ाहिर है जो वकील आपका केस डील कर रहे हैं वो आपके केस के बारे में बेहतर जानते हैं जी। बेहतर ये है कि ये मशवरा ले लें कि इसको आगे चैलेंज करना है या फ्रेश एप्लीकेशन देनी है। अगर वो कह रहे हैं कि टेक्निकली एक लिहाज से होम ऑफिस वाले ठीक हैं,
क्योंकि जब होम ऑफिस ने फैसला किया उस वक्त डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। बिल्कुल जी। बात फिर ये है डिस्क्रेशन की जी। अगर वो कह देते या कोई अच्छा केस वर्कर होता कि भाई ठीक है अप्रैल टू अप्रैल तो साल ख़त्म होता है ना जी, उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है इनके पास, लेकिन हाँ बैंक स्टेटमेंट है, बाकी सारा कुछ है, अकाउंटेंट का लेटर सारा कुछ है, तो इसको आप आगे चैलेंज भी कर सकते हैं या फ्रेश एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। आपका अपना एडवाइस क्या होगा ऐसी सिचुएशन में कि क्या चैलेंज करना चाहिए या दोनों में से कोई भी तरीका मैं तो अर्ज करूँगा चैलेंज करेंगे, बिकॉज ज़्यादती है चैलेंज करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं खालिद बात कर रहा हूँ जी बर्मिंघम से। जी खान साहब क्या पूछेंगे आप लाके साहब से? मैंने पूछना है जी वो 18,000 वाला कोई जो एडिट किया था क्या वो कोई कम होगा या उसके बारे में पूछना था जी। अभी क्या कानून? जी बड़ा अच्छा सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है भाईजान, हम भी आपकी तरह इंतज़ार ही कर रहे हैं। मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स इस केस की हीयरिंग होनी है जी। अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पिछले कुछ वीक्स पहले कहा था कि हाँ केस में मेरिट हैं, मेरिट्स की बुनियाद पे हम केस की समाअत करेंगे। बिल्कुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद यही है, सबको उम्मीद यही है कि ये 18,600 से कम हो जाएगी और होनी चाहिए भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपकी फ़ोन कॉल का। काफ़ी लोग मुंतज़िर भी हैं कि हमारा प्रोग्राम देखते रहिए कि जैसे ही कोई अपडेट आएगी ज़रूर हम जी बिल्कुल हम आपको शो रखा है इसलिए ताकि हम आप लोगों को आगाह रखें, और प्लीज़ आपको कोई भी सवाल हो ज़रूर हमें फ़ोन करके पूछेगा, और इंशाल्लाह जैसे हमें 18,600 का पता चले हम भी उतने ही मुंतज़िर हैं। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, एक सवाल पूछना था वकील साहब से। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जगमोहन बोल रहा हूँ जी। जगमोहन साहब क्या पूछेंगे आप? हाँ मेरे बेटे को ना आप क्या बोलते कोर्ट के थ्रू उन्होंने कोर्ट से डिसीजन दे दिया था कि भाई इसको डिस्क्रिशनरी लीव दी जाए जी। उसको 1.5 महीना हो गया, तो वो अभी हमने फोन किया था होम ऑफिस में, तो वो कहते हैं इसको हमने रिकंसीडर टीम को दे दिया, तो इसका क्या मतलब होता है ये पूछना था। नहीं, अपील अगर अलो हो गई ना भाईजान तो ज़ाहिर है जो उस पे अमल को कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कराने के लिए वो टीम है उसके पास गई होगी। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जल्दी कुछ वीक्स में ला के आ जाएगा डिस्क्रिशनरी लीव। 2.5 साल के देंगे, लिमिटेड लीव ही देंगे बच्चे को जी। नहीं 3 साल की देंगे उसको। 3 साल की थी उसके। अच्छा, तो किस बुनियाद पे एप्लीकेशन थी ये? उसके बेटे के ऊपर थी, बच्चे के ऊपर, ब्रिटिश चाइल्ड है। हाँ अच्छा। तो इतना टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन साहब आपके फ़ोन कॉल का। इतना तो टाइम लग ही जाता है अगर उन्हें रिकंसिडर के लिए कहा है। कितने वीक कह रहे हैं, कितने वीक से है? कह रहे हैं अभी तो आई थिंक 1 हफ्ता कह रहे थे या कुछ हुआ है कुछ, तो वो तो टाइम तो क्योंकि बिजी बड़े हैं ना जी। और वो रिकंसिडरेशन तो बहुत ही अच्छी बात है इनकी, पॉजिटिव ही कि उन्होंने जब इनके लिए हक में कर दी है वो तो ज़ाहिर बात इनका आ जाना चाहिए। नहीं, वो देखना ये है कि जो अपील में फैसला जज साहब ने किया वो क्या किया है जी। क्या उन्होंने ये लिखा है फैसले में कि होम ऑफिस रिकंसिडर करे इसको? अच्छा, वो देख लें तो इस हद तक, इस एक्सटेंट तक मैं अपील अलो करता हूँ कि वापस रिकंसिडर करें। और रिकंसिडर में आया तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि वो दोबारा रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो इनके वकील हैं वो बेहतर जानते होंगे क्योंकि उन्होंने केस लड़ा है, सारे फैक्ट्स उनके पास पता होंगे। चलिए जी, अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद तकी रजा बात कर रहा हूँ। जी तकी साहब क्या पूछेंगे आप लाका साहब? मैं पूछूंगा, आप ये जो प्रोग्राम लगा हुआ है वहाँ से ही बोल रहे हैं? हाँ जी, हम ऑन एयर हदायत से बोल रहे हैं। लाइव जी हाँ, लाइव आप प्रोग्राम पे। जी मैं लाइव बात करना चाहता हूँ। आप लाइव ही बात कर रहे हैं, आप ऑन एयर हैं जी। मेरा एक मसला है, काफी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई आदमी मुझे मिलता नहीं है जो मुझे मशवरा सही दे जी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे ना वो ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे जी, तो वो उनकी डेथ हुई थी 1950 में जी, और मेरी दादी जान थी उनकी डेथ हुई थी 1983 में जी। तो मैं चाहता हूँ ये पेंशन इन्होंने नहीं दी हुई, 33 साल की पेंशन बनती है जी, वो मैं लेना चाहता हूँ जी। वो पेंशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं दी। मेरे पास 100 साल पहले के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पड़े हुए हैं जी, सर्विस बुक पड़ी हुई है जी, मेरे दादा की ओरिजिनल तस्वीरें पड़ी हुई हैं 100 साल पहले की जी। तो मैं आयरलैंड से बोल रहा हूँ, मैं केस करना चाहता हूँ इनसे, मुझे पेंशन दे और जो हमारा बनता है वो मुझे दे। ये मेहरबानी मुझे मशवरा जरूर दें, मैं क्या करूँ?
भाईजान सबसे पहली अर्ज यूँ है कि हम इस किस्म का केस डील नहीं करते। जी बिल्कुल। जो केस हम डील नहीं करते उस पर मैं मशवरा आपको क्या दे पाऊँगा। बिल्कुल इमिग्रेशन के हवाले से। हाँ बिल्कुल, जो इससे रिलेटेड जो वकला हैं, जो सॉलिसिटर फर्म में हैं, आप उनसे मशवरा कीजिएगा। जी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई ढूंढ दूँ तो आप प्रोग्राम देखते रहिए। हमारा जो ऑफिस का नंबर है वो चल रहा होगा, ठीक है? जी बिल्कुल, जी आता है। वो नंबर नोट फरमा लें, मुझे ऑफिस में फ़ोन कर लें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। जी बिल्कुल। सर बात शो इमिग्रेशन के हवाले से तो माज़ चाहते हैं कि आपके सवाल में आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इमिग्रेशन के हवाले से जो भी आप लियाकत साहब से पूछना चाहें उस पर वो बचा आपको जवाब देंगे। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? डैनी बोल रहा हूँ लंदन से। जी डैनी साहब, क्या पूछेंगे? असल में मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं 2007 में इंग्लैंड आया था एज अ स्टूडेंट डिपेंडेंट। शादी की थी, मेरी वाइफ जो थी वो ऑब्वियसली स्टूडेंट थी यहाँ पे जी। तो फिर मेरी एक्सटेंशन होती रही यहाँ पे 4-5। तो 2015 में मेरी वाइफ का जब वीज़ा खत्म हो रहा था तो उसने इंडेफिनिट अप्लाई किया और उसको इंडेफिनिट मिला। उसके साथ मुझे फिर मैंने स्पाउस अप्लाई किया था क्योंकि एक साथ ही वीज़ा खत्म हो रहा था जी। तो मेरा स्पाउस वीज़ा लग गया। अब मेरे यहाँ पे 8 साल हो गए हैं यूके में। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मैं इंडेफिनिट कब अप्लाई कर सकता हूँ? वीज़ा खत्म हो रहा है 2017 में जी। 2 ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो जो स्पाउस वीज़ा मिला है आपको 2.5 ईयर का, इस एक्सटेंशन से 28 डेज़ पहले नई एक्सटेंशन से आप अप्लाई कर सकते हैं फर्दर स्पाउस वीज़े के लिए जी। लेकिन अगर इन बिटवीन इनके वैसे 10 ईयर्स पूरे हो जाते हैं जी, तो आपको उस एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये फरमा रहे थे 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। 2017 में इनका वीज़ा एक्सपायर कर रहा है तो 10 साल हो जाएंगे। हाँ, तो 10 साल अगर उस एक्सटेंशन से पहले हो जाते हैं तो 10 ईयर्स की बुनियाद पे आपने राइट पे ही अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर उसके लिए चाहिए होगा इनको लाइफ इन द यूके जी, तो B1 लेवल का जी, तो आराम से इनको इंडेफिनिट मिल जाएगी। तो यानी कि इस तरह ज़रा इनके लिए बेहतर होगा कि अगर ये बेहतर होगा, बस सिर्फ ये देख लें कि इनकी जो एक्सपायरी है वो इनके 10 साल से बस पूरे 10 साल जिस दिन पूरे हों उसके अगले दिन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसे एक दिन पहले नहीं और एक दिन बाद नहीं। क्योंकि इनका मसला ये है ना कि वैसे तो है 28 डेज़ पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल, आप हमेशा ये बात कहते हैं, ये बात मुझे लगता है कि नाज़रीन को पता होनी चाहिए कि वो रिस्क ही ना लें। बिल्कुल, ये फरमा रहे हैं कि 2017 15 है जी, अगर 2017 में आया तो 10 साल इनके हो जाएंगे फर्दर एक्सटेंशन लेने से पहले जी। बिल्कुल, तो बेहतर ये मेरे भाई आपके लिए है कि आप 10 साल उस रूट पे अपने राइट पे अप्लाई, नॉट एज ए डिपेंडेंट जी, तो अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया डैनी साहब आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। नाम क्या था इनका? डैनी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं फरहान बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फरहान साहब, क्या पूछेंगे आप? मैं पूछना ही चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, एंड मैंने अभी नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है जी। मैंने 30 मार्च को अप्लाई किया था। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि जब मेरा इंडेफिनिट जब मैंने अप्लाई किया तो उस वक्त मेरी मिसेज और मेरा जो एक बेबी है जो पाकिस्तान बॉर्न हुआ था उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा था। तो मैंने FLRO अप्लाई कर दिया था फर्दर कि मुझे कोई 4-6 महीने का वीज़ा मिल जाए ताकि मैं उनको एप्लीकेशन कंटिन्यू करूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा इंडेफिनिट लेट आया, फिर उसके बाद उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई। मैंने फिर मेरी बेटी यहाँ बॉर्न हुई है, फिर मैंने उसकी नेशनलाइजेशन के साथ उनको ग्राउंड्स ऑफ अपील में डॉक्यूमेंट्स भेजे तो होम ऑफिस ने एप्लीकेशन विड्रॉ किया और उसके बाद उन्होंने अभी तकरीबन कोई 1 साल के बाद उनका 2.5 साल का वीज़ा लगा के भेजा मेरी मिसेस का और मेरी बेटी का। मैं पूछना ही चाहता हूँ कि अब मैं अपनी जो मेरी बेटी जो 6 साल की हो गई है, क्या उसकी नेशनलिटी के लिए मुझे वो 10 साल वेट करना पड़ेगा या अपने पासपोर्ट के बाद मैं उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी मिसेस को उन्होंने बोला यू हैव टू वेट 10 ईयर्स फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। लेटर में कुछ मैंने ऐसा पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हूँ कि जो एक में चीज़ आपके पासपोर्ट के बाद अप्लाई कर सकता हूँ नेशनलाइजेशन, या उसके लिए भी मुझे 10 साल वेट करना पड़ेगा? एक चीज़ मिसेस के लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ पहले नेशनलाइजेशन, या मुझे 10 साल वेट करना पड़ेगा? एक चीज़ मैं आपकी करेक्ट करना चाहता हूँ। आपने ये फरमाया कि होम ऑफिस ने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, फैसला विड्रॉ किया। एप्लीकेशन तो आपने दी थी ना? जी बिल्कुल, वो फैसला उन्होंने अपना विड्रॉ किया। फैसला उन्होंने वो पहले वाला चाह वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, नया फैसला करके उनको 2.5 साल का एज ए स्पाउस, या ये देखना पड़ेगा क्या फैमिली प्रोटेक्शन रूट पे उन्होंने चढ़ा दिया जी 120 मंथ्स के लिए जी, या फिर 5 साल का है। तो ये देख लें जो डॉक्यूमेंट्स आए साथ। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं 10 साल के बाद जब उनके 10 साल पूरे हो जाएंगे उनके जी, हमें भी फर्दर एक्सटेंशन लेने से पहले उनके, जैसे पहले उन्होंने डैनी साहब ने सवाल किया था उनके 10 ईयर्स अपने तौर पे पूरे हो जाएं तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकती हैं डेफिनेटली। और जब बच्ची की बात है, बच्ची जो पाकिस्तान में पैदा हुई है ना, बच्ची को भी सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है ना कि इंडेफिनिट मिले। जी बिल्कुल, इंडेफिनिट मिलेगी तो वो नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई करेगी ना। जी बिल्कुल।
तो उनको भी उसी तरह उनको भी इतना इंतजार करना पड़ेगा। चलिए जी फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम वसीम शाह है और मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी वसीम साहब, क्या पूछेंगे आप जाकर साहब से? मेरा मैंने ना शादी की थी 2011 में मेरी मिसेस जो है लिथुआनियन थी जी, यूरोपियन, और मैं मतलब शादी होगी हमारा, हम इकट्ठे रहते थे और अब इस दिसंबर में हमें 2005 साल हो जाएंगे जी। मैं 2-3 दफा पाकिस्तान गया। अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि यहाँ से मिसेस मैं ले नहीं जा सकता था वहाँ पे, और मैं जब वहाँ छुट्टियों पे जाता था मोस्टली ये होता था कि वो अपने कंट्री चली जाती थी। वैसे हम यूके में तो इधर उधर हम इकट्ठे ही जाते थे, लेकिन ये है कि मैं कभी लिथुआनिया नहीं गया, वो कभी पाकिस्तान नहीं, तो हॉलीडेज में यही होता था, अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो वो इधर चली जाती थी जी। अब 2-3 दफा जब मैं गया हूँ वापसी पे आते हुए, हर दफा उन्होंने मुझे रोका, तो मैंने वो सच जो था मतलब वो उधर नहीं है, तो उन्होंने कॉल पे 2 दफा कंफर्म किया, एवरीथिंग ओके, चलें जी ठीक हो गया। इस दफा भी मैं 2015 में आ रहा था जनवरी में ना, तो उन्होंने मुझे कहा, तो उन्होंने पता नहीं उनके पास नोट्स थे क्या था कि पिछली दफा भी नहीं थी, उससे पिछली दफा, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब 2-3 दिन वहीं पे रखा। और ये है कि मेरे थोड़े हमारे आपस में एंड में थोड़े क्लैशेस भी चल रहे थे, और उसकी सिस्टर को कैंसर था, वो पाकिस्तान को सॉरी उधर गई हुई थी अपने मुल्क, कुछ हमारे क्लैशेस भी थे, वो फिर रिप्लाई ना कर सकी। एक दिन रिप्लाई किया उसने, तो वो हॉस्पिटल में थी, अनाइल थी, इन्होंने कुछ उसको ज्यादा इश्यू बना दिया, और इसमें उन्होंने एक किस्म का मेरा वीजा कर्टेल कर दिया, पासपोर्ट वगैरह रख लिया, एक दिन मुझे भेज दिया कि आप उसको लेके आना। अब जब मैं यहाँ आया बाहर, ये वो मैंने कोशिश की, तो अब वो आती नहीं है, अब वो बिल्कुल ही मतलब है हमारा इस हद तक हो गया कि वो अब यानी डिवोर्स चाहती है। अब 5 साल होने वाले हैं हमारी सही ओरिजिनल शादी, कोई उसमें वो नहीं है, हम इकट्ठे रहे, हमारा सब कुछ है। अब वो मतलब चल गई है डिवोर्स पे। मैंने कोशिश की है अब तक जनवरी से लेकर डिवोर्स का मामला ना हो, मतलब वो आए, लेकिन अब वो कोई और सूरत, उधर से होम ऑफिस वाले जो है मेरी वहाँ पे अपील है 4 सितंबर को, तो मुझे समझ नहीं आ रही, अगर वो कहते हैं कि अगर वो नहीं आती है तो फिर आपका केस जी। तो वसीम साहब, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अब क्या होगा? जी सॉरी, मेरा क्वेश्चन लंबा हो गया था जी। हाँ जी, माफ़ी चाहती हूँ, काफी कॉलर्स इंतजार करते हैं। कोई मसला नहीं, यही मैं सवाल इनसे पूछने वाला था कि कर्टेल करके ज़रा अपील का हक दिया, तो ये खुद फरमा रहे हैं कि अपील का हक दिया, आपकी लॉज भी हो गई है। अब इनके पर्सनल सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, चूँकि फरियाल 95% होम ऑफिस की जो असेसमेंट है उनकी कि ये फेक मैरिजेज़ हैं जी। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ये जब आए हैं, ये अकेले ही आए हैं, बीवी इनकी आप कंट्री ऑफ ओरिजिन में चली जाती थी, ये पाकिस्तान से वो कहते सवाल पूछते अब बहुत सख्तियाँ हैं जी। बिल्कुल अब अगर बीवी साथ नहीं दे रही जी, तो मे भी इनको फिर नई एप्लीकेशन देनी पड़े, डिवोर्स हो जाए, वो भी क्या है कि 3 साल तक आप इकट्ठे रहे हों, मे भी फ्रेश एप्लीकेशन इनको देनी पड़े जी। मेरे भाई के लिए बेहतर है कि जो वकील इनका डील कर रहे हैं उनसे डिस्कस कर लें कि मेरे पास क्या ऑप्शंस है, क्योंकि 3 साल साथ रहे हैं तो फ्रेश एप्लीकेशन 3 साल साथ रहे हैं, वो राइट ऑफ ट्रीटी एक्सरसाइज करते रही है, वो सारे बिल इनको चाहिए, मे भी फ्रेश एप्लीकेशन भी दे सकते हैं जी। तो ये उस बुनियाद पे जी सब कुछ डूम एंड ग्लूम नहीं है, और बिल्कुल अपील की हीयरिंग होने से पहले भी एप्लीकेशन ये दे सकते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी ठीक है। तो बेहतर ये है कि अपने वकील साहब से मशवरा करें। मैं रोक नहीं रहा आपको कि हमारे पास आए नहीं, कोई पाबंदी है आप पे, लेकिन उनसे मशवरा कर लें, अगर हमसे आना चाहें बिस्मिल्लाह। चलिए जी, शुक्रिया वसीम साहब आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रही हैं? जी मेरा नाम सादिया है। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछना था जी सादिया जी। मैंने अभी अपना जो है ना इंडेफिनिट अप्लाई करना है जी। पिछले रूल के तहत जो है ना वो मेरा वीज़ा स्टैंप हुआ था और 2.5 ईयर से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ पे रहते हुए जी। तो इनकम के हवाले से मैंने पूछना था कि हमारी टोटल इनकम जो है ना वो 1200 पाउंड बनती है, जिसमें बेनिफिट्स वगैरह भी जो है ना सारी शामिल हैं। तो अकोमोडेशन जो है ना वो मेरे भाई ने हमने दी हुई है, फ्री हम लोग वहाँ पे रहते हैं। तो इनकम के हवाले से इसमें वीज़ा अप्लाई करने में इंडेफिनिट जो है वो कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं इसमें होगी? नहीं, तो आपको कौन सा वीज़ा मिला और कब मिला था? वीज़ा मैं स्पाउस वीज़े पे यहाँ पे आई थी। ठीक है, पाकिस्तान से का मेरे पास वीज़ा था। पाकिस्तान से हाँ, तो आप पुराने रूल्स में आई है ना, इसीलिए उन्होंने जी अभी मैंने इंडेफिनिट जो है ना वो अप्लाई 27 महीने का दिया होगा। और अगर आपने विदिन 28 वीज़ा लगने के विदिन 28 डेज ट्रैवल किया तो अभी आपको 27 मिनट इंतजार की ज़रूरत नहीं, अभी भी अप्लाई कर सकती हैं। चेक कर लें कि 2 साल जी। वो तो मैंने करना है, लेकिन इनकम के हवाले
हवाले से मैंने नहीं, इनकम आप पुराने रूल्स में आप पुराने रूल्स में आती हैं, जिस भी वकील के पास जाएं इनको कहें ये ज़रूर मेंशन करें कि अंडर ओल्ड रूल वो रिक्वायरमेंट नहीं है 18,600। तो आप पे ये लागू नहीं होती? हाँ जी, तो बिल्कुल इंशाल्लाह आराम। एक क्वेश्चन और था कि मैंने जो फॉर्म फिल किया वो सेट एम का मैंने किया है, तो इसमें मुझे यही फॉर्म फिल करना था? हाँ जी, सेट एम ही है ना, ठीक है जी, बहुत सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। जी बिल्कुल। ये आप जो कह रहे हैं कि क्योंकि ये पुराने रूल्स के तहत आई हैं, आप सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूर मेंशन करें? ये ज़रूर मेंशन करें, वरना केस वर्कर कहेगा जी कि आपकी इनकम 18,600 नहीं है, कम है, लिहाजा आपको फर्दर मैं 2.5 साल का दे रहा हूँ। बिल्कुल, वो मसला बड़ा फिर गड़बड़ हो जाएगा। जी, तो वैसे ये इसको ज़रूर मेंशन करें, मेंशन करें, हाईलाइट करें कि अंडर ओल्ड रूल, चूँकि इनकी एप्लीकेशन जो उस वक्त हाई कमीशन में दी होगी वो 7 जुलाई या 9 जुलाई है मेरे ख्याल जी, उस 2012 से पहले की है, तो ये ज़रूर मेंशन करें, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी सादिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ जी, आप ऑन एयर हैं, क्या पूछेंगे? अपनी ज़रा टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिएगा बराए मेहरबानी। जी जी, मुझे सिर्फ पूछना था डॉक्टर साहब से कि जी, ये लियाकत हुसैन साहब हैं, डॉक्टर साहब नहीं है। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी, सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त थी कि मेरी वाइफ और बच्चे तकरीबन 2011 में मैंने इनको स्पॉन्सर किया था। मैं ब्रिटिश हूँ जी, तो मेरे बच्चे यहाँ आ गए थे। अभी 2 महीने पहले बच्चों के भी ब्रिटिश पासपोर्ट बन हुए हैं जी, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे साथ कुछ बीमारी ऐसी थी कि मैं कुछ फॉरवर्ड कर गया और इनका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हुए भी तकरीबन साल हो गया जी। तो अब मैं इनके लिए इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरे बच्चों के पास जी जी, ठीक है, वो तो है, लेकिन चूंकि आपकी मिसेज ओवरस्टे हो चुकी है जी, इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर दें। कोई अच्छा केस वर्कर हो वो सारा देखेगा इमिग्रेशन हिस्ट्रीज की, इसके अलावा और कोई ब्रीच नहीं किया आपने। जी जी, ह्यूमन एरर है ना, किसी वजह से इग्नोर कर गए या कुछ भी हो, तो इंशाल्लाह इंडेफिनिट मिल जानी चाहिए। अगर नहीं है तो एक्सटेंशन दे देंगे वो, क्योंकि बच्चे ब्रिटिश हैं। लेकिन मेंशन करें कि मैं सारा कुछ मेंशन करें ना जी, इस बीमार था इस वजह से, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करवा लें, किसी से लिखवा लें, एग्जैक्टली किसी वकील के थ्रू करें जी, उसमें मेंशन करें ताकि खुद ना अपना जी बिल्कुल। एप्लीकेशन जो है वो सेट एम पे ये भेजें जी, तो फिर सारा कुछ मेंशन करें कि ये वैसे ह्यूमन एरर की वजह से हो गया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फ़ोन कॉल का। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माज़ चाहते हैं साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिएगा लीगल आवर।